हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें अभी तक के हमने 11 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। मीन्स कि 550 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने ऐसे शहर हैं जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। ऐसे सिटीज़ उनकी संख्या आपको बतानी है जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा है। ऐसे सिटीज़ कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 582, 391, 468 या फिर 618। तो 2011 के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो सिटीज़ हैं उनकी संख्या है 468, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य की बढ़ते क्रम में पहचान कीजिए। आपको जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, और बढ़ते क्रम में चूंकि पूछ रहा है ना, तो सबसे लास्ट में होगा सर्वाधिक वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ऐसे तो शुरू में थोड़ा सा कम वाला आपको रखना है। ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है या फिर घटते हुए क्रम में पूछ रहा है। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पर है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो है बिहार में, तो बिहार सबसे लास्ट में होगा। और बिहार के बाद फिर बंगाल आता है। 2001 में बंगाल में सर्वाधिक जनघनत्व था, लेकिन 2011 में बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व रहा है। और इसके बाद फिर केरला आता है, और उसके बाद आता है अपना यूपी। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में यूपी, केरल, बंगाल और उसके बाद बिहार, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बढ़ते क्रम में पहचान कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या, ऊपर क्या पूछा था, सर्वाधिक जनघनत्व। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट में है, वो आपको सबसे लास्ट में रखना है। यहाँ भी बढ़ते हुए क्रम में ही पूछा है, बट यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर पूछा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग किस स्टेट में है, पता है सभी को, यूपी में है। तो देखिए ऑप्शन यूपी लास्ट में किस में है, इस वाले में है। यूपी के बाद फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो बढ़ते हुए क्रम में करना है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस जनगणना से प्रवास संबंधित आंकड़ों की गणना शुरू हुई। कौन सी जनगणना है जहां से प्रवास से संबंधित जो आंकड़े हैं उनकी गणना शुरू हुई। 1872, 1881, 1991 या फिर 2001। तो प्रवास से संबंधित जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट किए गए थे 1881 से। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर होती है। 1881 से सबसे पहले शुरू हुए थे, और किस आधार पर शुरू हुए थे ये भी पूछ सकता है। तो जन्म निवास के आधार पर, विवाह मृत्यु के आधार पर, निवास स्थान कार्यस्थान के आधार पर, या फिर जन्म निवास विवाह कार्यस्थान, इन सभी के आधार पर। तो जो प्रवास की गणना होती है भारत में वो मुख्यतः की जाती है जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर। मतलब आपका जन्म कहीं और हुआ था और उसके बाद आप कहीं और जाकर के बस गए, तो इसे हमारे यहाँ भारत में ऐसे प्रवास की गणना इसी आधार पर की जाती है। तो जन्म और निवास स्थान के आधार पर मुख्यतः। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रवासियों में से कितना प्रतिशत प्रवास शिक्षा के लिए होता है। 10%, 1.2%, 6.9% या फिर 27%। तो शिक्षा के लिए कितने लोग अपने मूल निवास स्थान से दूसरी जगह जाकर के बसते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1.2%, यानी कि 1.2% जो पीपल हैं वो लोग
शिक्षा के लिए दूसरी जगह पर प्रवास करते हैं। तो इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रवासियों का कितना प्रतिशत हिस्सा रोजगार या व्यापार के लिए प्रवास करता है? 10%, 15%, 28% या फिर 36%? तो कितना प्रतिशत जो हिस्सा है वो काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए, उसको रोजगार अपने यहाँ नहीं मिल पाता है तो फिर वो दूसरी जगह पे पलायन करता है, तो उसका कितना परसेंट है? तो वो परसेंट है 10%। 10% जो पीपल है वो रोजगार के लिए या व्यापार के लिए जाते हैं और 1.2% जाते हैं एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा प्रवास कहाँ से होता है? यूपी और बिहार से। इन दोनों राज्य के प्रवासी सर्वाधिक किन दो राज्यों में प्रवास करते हैं? सर्वाधिक कहाँ पे होता है? यूपी बिहार में, लेकिन कहाँ के लिए होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र दिल्ली, दिल्ली पश्चिम बंगाल, गुजरात मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर यूपी और बिहार के लोग सर्वाधिक प्रवास करते हैं, और कहाँ के लिए? तो वो महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए। ए राइट हो जाएगा। रोजगार की तलाश में यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना से कस्बों की जनगणना शुरू हुई थी? यानी कौन सा जो वर्ष है जनगणना का जहां से कस्बों की जनगणना करनी शुरू हुई? 1872, 1891, 1991 या फिर 2001? तो जो कस्बों की जनगणना है वो होनी शुरू हुई थी 1891 से, 1891 से। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विस्थापित व्यक्तियों के आंकड़ों का एकत्रीकरण किस वर्ष की जनगणना से शुरू हुआ? जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनसे संबंधित जो आंकड़े हैं वो किस वर्ष की जनगणना से शुरू हुए थे? 2001 से या फिर 1961 से, 1951 से या फिर 1971 से? तो विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित जो डेटा है वो 1951 से ही कलेक्ट होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर सी है, क्योंकि रिफ्यूजी उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा आए थे, जो पार्टीशन हुआ था तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा, और भी अदर जो रीज़न थे तो वहाँ पे बहुत सारा हुआ था। तो विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित जो आंकड़े हैं वो यहाँ से कलेक्ट करने शुरू हुए थे, जो आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई थी उसी वर्ष से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगणना में टाउन ग्रुप का नाम बदलकर अर्बन एग्लोमेरेशन कर दिया गया? जो टाउन ग्रुप थे उनको कब, किस वर्ष में अर्बन एग्लोमेरेशन यानी यूए कहा जाने लगा? 1891, 1881, 1951 या फिर 1971? तो ये कहा जाने लगा था 1971 से। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दशकीय वृद्धि दर क्या रही? साक्षरता पूछ रहा है, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर नहीं पूछा है। साक्षरता की जो दर है वो पूरे दशक में कितने प्रतिशत रही है ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, 9.21%, 8.51% या फिर 14.37% या फिर 4.72%? तो साक्षरता की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो रही है 9.21%। ए यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बहुत इजी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मुंबई। अभी मैंने बताया था कि 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल है, 2011 पूछता तो फिर बिहार हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षरता है? टोटल जो साक्षरता है वो पूछ रहा है। तो साक्षरता है 74.04%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षरता है? तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 80.89%। यहाँ भी ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षरता है? तो महिलाओं की जो साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? ऑप्शन देख लीजिए, 48.79% या फिर 80.81% या फिर 74.64% या फिर 74.04%? तो टोटल पॉपुलेशन है 70% लगभग, और जिसमें से पुरुषों की है 80% और महिलाओं की साक्षरता दर इस क्वेश्चन में पूछा है
जो कि है 64.64% यानी कि सी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोगों की हिंदी भाषा मातृभाषा, यानी कि जो मातृभाषा के रूप में कितने प्रतिशत लोगों की हिंदी भाषा है, या हिंदी भाषी लोग कितने प्रतिशत मातृभाषा है उनकी। तो ऑप्शन देखिए, 43.63% या फिर 44.98% या फिर 65.45% या फिर 79.8%। तो कितने जो प्रतिशत लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी भाषा है, तो ये है 43%, लगभग 43.63% के करीब करीब जो लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग द्विभाषी हैं या दो लैंग्वेज में बात करते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग हैं, 41%, 26%, 18% या फिर 55%। तो द्विभाषी जो लोग हैं वो है 26%, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो अभी ये थे, अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करे तो ये थे सेंसस से रिलेटेड। आगे के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो करंट डेटा से रिलेटेड हो जाएंगे, उसमें आपको योजनाएं मिल जाएंगी, अदर जो कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, सेवा का फुल फॉर्म इस क्वेश्चन में पूछा है, सेवा का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, या फिर सेल्फ नॉन प्रॉफिट एम्प्लॉय एसोसिएट, या फिर सफाई इंटर वंडर एप्लीकेशन, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एप्लीकेशन। तो सेवा बहुत ही फेमस संस्थान है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सेवा का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सेवा का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, यानी कि ए राइट हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ए राइट है सेवा का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, सेवा का मुख्यालय कहाँ पर है, अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली या फिर मुंबई। तो जो सेवा संस्थान है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पर आएगा, गुजरात में। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेवा की स्थापना किसने की थी, महेंद्र सिंह टिकैत, अनुसुईया साराभाई और इला भट्ट, अनुपमा भट्ट और शारदा देवी, या फिर राजीव भाई और इला भट्ट। तो सेवा की स्थापना आपको पता है कि गुजरात में हुई थी, अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें रिपीटेड हों और याद हो जाए। तो इसकी स्थापना किसने की थी, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो स्थापना की थी अनुसुईया साराभाई और इला भट्ट ने, यानी कि यहाँ पर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी, 1992 में, 1986 में, या फिर 1978 में, या फिर 2011 में। तो गंगा एक्शन प्लान इसकी जो शुरुआत है वो कब करी गई थी, तो वो करी गई थी 1986 में। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पसर परियोजना किससे संबंधित है, खारे पानी को साफ करने से संबंधित, नदी के जल को 2 राज्यों में बांटने के लिए, या फिर सूक्ष्म पानी को एकत्रित करने के लिए बांध बनाने से संबंधित, या फिर भूमिगत जल को साफ करने के लिए। तो कल्पसर परियोजना जो है ये आपकी संबंधित है, जो स्वच्छ पानी है उसको हम कैसे एकत्रित करें उसके लिए बांध बनाया जाए। तो स्वच्छ पानी को एकत्रित करने के लिए और बांध बनाने से संबंधित है कल्पसर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जल नीति कब बनाई गई थी, 1984 में, 1987 में, 1998 में, या फिर 1952 में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो तो ये एक तो करंट से रिलेटेड है, और दूसरा ये इन्वायरमेंट जो आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो यूनिट है उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत की पहली जल नीति कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1987 में, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारत का वन पुरुष किसे कहा जाता है, जादव पायेंग, राजेंद्र प्रसाद, माइक पांडे, या फिर चंडी प्रसाद भट्ट। तो वन पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है भारत में, और जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो वो जो महान शख्सियत हैं वो है जादव पायेंग। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है, इला भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा,
चंडी प्रसाद भट्ट या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो दसोली ग्राम जो स्वराज संघ है इसकी स्थापना किसने की थी? ये करी थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, ये दसोली ग्राम स्वराज संघ क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा सर्च करके पढ़ना है गूगल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई? 9 जून 2015, 1 जुलाई 2019, 8 जुलाई 2018 या फिर 15 मार्च 2020। तो जल शक्ति अभियान जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2019 को। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, इंदौर, कानपुर, औरंगाबाद, और यहाँ पर फिर से ऑप्शन रिपीटेड हो गया है कानपुर। तो इंदौर, कानपुर और औरंगाबाद। तो कौन सी पहली ग्रीन फील्ड जो स्मार्ट सिटी है? तो ये है आपका औरंगाबाद। पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी औरंगाबाद है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, अभी पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। किस राज्य ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया? तो उस राज्य का नाम आपको बताना है और वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बहुत अच्छा कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को, लेकिन आपको बताना है किस राज्य से शुरू हुई थी। सन और ईयर यहाँ पे ये दिया गया है, आपका जो डेट है वो दे दिया गया है। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी, लेकिन ये किस राज्य से शुरू हुई थी? राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये शुरू करी गई थी हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया था? तो वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 27 फरवरी, 11 नवंबर या फिर 29 अप्रैल। तो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग फॉर्मल सेक्टर औपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं? 8%, 1%, 13% या फिर 28%। तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं, ये आपको बताना है, और राइट आंसर है 8%। अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 से हुई, इसका पूरा नाम क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना, हेल्थ रिकवरी एंड डेवलपमेंट इंडियन यूथ, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना या फिर नेशनल हेल्थ राइट्स इन इंडिया एंड डेवलपमेंट आवर यूथ जनरेशन। तो हृदय योजना, एक तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। डेट क्या थी? 21 जनवरी। और आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या था या फिर क्या है। तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। जो हेरिटेज सिटी हैं उनके विकास के लिए ये योजना लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 11 नवंबर, 21 मार्च या फिर 17 जून। तो राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस है ये मनाया जाता है 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है और 2020 में इस दिवस की थीम क्या थी? 8 मार्च, और थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड, या फिर 10 मार्च थीम वुमेन्स आर इक्वल टू मैन, 8 मार्च थीम एन इक्वल वर्ल्ड इज इनेबल्ड वर्ल्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2020 में महिला दिवस की थीम क्या थी और महिला दिवस कब मनाया जाता है? एक साथ ये दो प्रश्न हैं आपके लिए और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला तो पहले कट गया, ये वाला कट गया, बच रहे हैं 2। अब थीम 2020 की क्या थी? तो थीम रही थी 2020 की एन इक्वल वर्ल्ड इज इनेबल्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2020 में नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा है? चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु या फिर मिजोरम। तो
स्वास्थ्य सूचकांक 2020, इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये वही राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कौन सा है? अब आपको पता चल गया होगा, केरल। अगला क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण अभियान मार्च 2018 राजस्थान से चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत किस मंथ को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण अभियान कब चलाया गया? 2018 में। कहाँ से? राजस्थान से। और इसके अंतर्गत कौन से माह को पोषण माह घोषित किया गया? फरवरी माह, अप्रैल माह, सितंबर माह या फिर जुलाई माह? तो ये घोषित किया गया सितंबर मंथ को। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना को, ये जो अभियान है, इसको चलाया जा रहा। अगला क्वेश्चन है, देश भर के समस्त परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2014 में भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? मानधन योजना, जनधन योजना, कौशल विकास योजना या फिर अटल पेंशन योजना? तो बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराने हेतु 2014 में एक योजना चलाई गई थी जो हमारे देश की सरकार है उसके द्वारा। तो कौन सी योजना चलाई गई थी? जन धन योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना सांस्कृतिक शहरों के विरासतों के संरक्षण हेतु है? सांस्कृतिक जो सिटी है, जो हेरिटेज जो सिटी है, उनके संरक्षण हेतु। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और आपको पता चल गया होगा वो कौन सी योजना है? हृदय योजना। जो हेरिटेज सिटी है उनके डेवलपमेंट के लिए हृदय योजना को चलाया गया। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, कैलाश सत्यार्थी, अरुंधति रॉय या फिर मेधा पाटेकर। तो बचपन बचाओ आंदोलन, ये इसको किसने चलाया था? तो ये चलाया गया था, जो ये मूवमेंट है, कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, पुणे, मुंबई या फिर कानपुर? तो ऑक्सफोर्ड के जो पूरब का ऑक्सफोर्ड है, इस नाम से कौन सा जो सिटी है वो फेमस है? तो वो है आपका पुणे। सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु है और ये यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से पुणे है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति दशक के रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति दशक के रूप में कौन सा जो दशक है उसको घोषित किया गया है? तो 1981 से 1990, 2001 से 2010, 1971 से 1980 या फिर 2011 से 2020? तो इसका राइट आंसर है 2001 से 2010 के बीच में। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? जो भुखमरी सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या रही है ये बताना है। 102वां, 94वां या फिर 107वां या फिर 84वां? तो ये रही है 94th रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। टोटल कंट्री कितनी थी? 107। और ये किस ईयर का है? 2020 का। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2021 में जो ये नया जो डेटा आया है, कुछ अगर चेंजेस हुए हैं तो आपको वो कमेंट में करना है, और अगर नहीं तो यही 20 वाला ही अगर है तो वो भी आपको कमेंट में बताना है। ये आपके लिए थोड़ा सा टेस्ट टाइप है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है खुद पे और कितना आप अभी करंट का जो भी डेटा है उससे कितना अवेयर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक का निर्माण 3 तत्व आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार इस सूचकांक का भाग नहीं है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये कौन कौन से आधार तत्व हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो हंगर इंडेक्स के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है? तो पहले देख लेते हैं क्या क्या किया जाता है, तो उसके बेसिस पे हम एक नहीं वाले को निकाल सकते हैं। तो पोषक भोजन मिले, ये देखा जाता है। कम वजन लंबाई के अनुपात में, ये भी देखा जाता है। 5 वर्ष से पूर्व अगर बच्चों की मृत्यु हो रही है तो उसको कुपोषण के कारण माना जाता है, तो ये भी देखा जाता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय को इस सूचकांक में इसका भाग नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? यात्रा और पर्यटन सूचकांक, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जो सूचकांक है ये जारी किया जाता है, और भारत का स्थान इसमें 34वां है, यानी 34वां स्थान इसमें है अभी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया? अतुल्य भारत अभियान, दीक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा अभियान है जो कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संचालित किया गया? तो ये है अतुल्य भारत अभियान। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन नीति का निर्माण किया गया था? ये ऑप्शन देख लीजिए, 2014, 2002, 2011 या फिर 2019। तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति का निर्माण किया गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई और किसने की थी? इसके संस्थापक कौन है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो तरुण भारत संघ, कैलाश सत्यार्थी 1965, राजेंद्र प्रसाद 1975, चंडी प्रसाद भट्ट 1954 या फिर इला भट्ट और शारदा देवी, और ईयर है 1985। तो तरुण भारत संघ जो है इसकी स्थापना की गई थी राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा और ईयर था 1975। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस की थीम क्या थी? बच्चों को फील्ड में नहीं, सपनों पर काम करना चाहिए, या फिर प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, या फिर लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, या फिर फूड, फीड और फाइबर। तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो 2020 की थीम क्या थी, आपको ये बताना है। तो इसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विलियम अडानी ने कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की? इसके अंतर्गत इनकी कंपनी का सामान खरीदने पर मूल्य का 1% जो भाग है, यानी जो लाभ का 1% जो अंश है, वो सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। जो अडानी ग्रुप है उनके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसके तहत सुपोषण प्रोजेक्ट, सुविकास प्रोजेक्ट, या फिर दीक्षा प्रोजेक्ट, या फिर सखी प्रोजेक्ट। तो ये शुरू किया गया है सुपोषण प्रोजेक्ट इनके तहत। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।